तो माफिया डॉन अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और भाई अशरफ पुलिस को चकमा देकर लगातार असद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि असद कुछ समय नेपाल जाने की फिराक में था, ये बड़ा इनपुट आया है, लेकिन ये एसटीएफ की टीम पहले से ही वहां लगी हुई थी और इसी की वजह से वो नहीं छुप सका। आपको बता दें कि एसटीएफ की टीम नेपाल तक गई थी दबिश देने के लिए असद के लिए, और अतीक ने पैसे के लिए अपने अन्य प्रदेश में लोगों को शूटर्स की मदद के लिए शाइस्ता परवीन को पैसा भिजवाने के लिए भी कहा था। तो नेपाल जाने की फिराक में था असद और इसके साथ गुड्डू मुस्लिम भी। प्रयागराज में अतीक अहमद आतंक की दुनिया का बेताज बादशाह था। इस बादशाहत को बनाए रखने के लिए उसने देश के दुश्मनों से भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं किया। अतीक का आईएसआई और लश्कर कनेक्शन का खुलासा हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अपराधी बेटे असद के एनकाउंटर की आड़ में सियासत के एक हिस्से में उसके लिए हमदर्दी दिख रही है। माफिया की देशद्रोही करतूत, अतीक का पाकिस्तानी टूलकिट। पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की रिमांड कॉपी में जो खुलासे किए हैं, उससे देश के खिलाफ बड़ी साजिश की तस्दीक होती है। एक माफिया जो नुमाइंदा भी बन बैठा, उसके रिश्ते अगर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से होने की जानकारी मिलती है, तो इसे देश के सिस्टम में दुश्मन देश की सेंधमारी की साजिश कही जा सकती है। पुलिस की रिमांड कॉपी के मुताबिक अतीक कबूल कर चुका है कि उसके रिश्ते आईएसआई एजेंट और लश्कर से रहे हैं। यह रिश्ता हथियारों की सौदेबाजी से जुड़ा रहा है, यानी प्रयागराज में अपने आतंक की दुनिया बसाने के लिए अतीक आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान की भी मदद लेने से नहीं हिचका। रिमांड कॉपी में लिखा है कि आईएसआई और लश्कर से कनेक्शन की बदौलत अतीक उत्तर प्रदेश में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था। इतना ही नहीं, सीमा पार से जब पंजाब में हथियारों की एयर ड्रॉपिंग होती थी तो उसे भी अतीक खरीद लिया करता था। अतीक ने कहा है कि उसके पास भी वही हथियार है जो कश्मीर के दहशतगर्दों को मिला करते थे, और अगर उसे उसके ठिकाने तक ले जाया जाए तो वो अपने हथियारों, कारतूसों और अवैध पैसों की बरामदगी करवा सकता है। कल यानी शुक्रवार को प्रयागराज पुलिस ने ऐसा ही किया। पुलिस अतीक और अशरफ को साथ लेकर कौशाम्बी के सैयद सरावा पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक सैयद सरावा में अतीक और अशरफ ने अपने अवैध हथियारों के ठिकाने की निशानदेही की, जिसके बाद वो असलहा भी बरामद किया गया जिसका इस्तेमाल उमेश पाल की हत्या में किया गया था। लश्कर और आईएसआई से रिश्ते के खुलासे के बाद एटीएसपी अतीक से उसके कई राज उगलवा रही है। शुक्रवार को धूमनगंज थाने में एटीएस ने पूछताछ की, यानी अतीक के मददगारों का सुराग ढूंढने की पुख्ता कोशिशें शुरू हो गई हैं और मुमकिन है कि जल्द ही इस नेक्सस में शामिल कई सफेद पोशों के चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे। आज अतीक पूरी तरह कानून के शिकंजे में है, लेकिन उसके गुनाहों की खबर दुनिया को बरसों पहले हो चुकी थी। उस वक्त भी जब सियासत में इस माफिया को माननीय बनाने की होड़ थी। शायद यही वजह है कि असद के एनकाउंटर की आड़ में योगी सरकार को आरोपों के कटघरे में खड़ा किए जाने की कोशिशें चल रही हैं। एनकाउंटर से हमारी जमहूरियत में लोगों का यकीन कम होता है, संविधान में लोगों का यकीन कम होता है और संविधान के खिलाफ होता है और रूल ऑफ लॉ को कमज़ोर करते हैं। आप बजाय रूल ऑफ लॉ के सत्ता चलाएं, आप रूल ऑफ गन के तहत सत्ता चलाते हैं। केवल धर्म के आधार पर समाज को बांटने का संदेश दे रहे हैं। इन्हें कोई परवाह कानून की नहीं है, इन्हें कोई परवाह संविधान की नहीं है। क्या ये कोर्ट से ऊपर सरकार हो गई है? क्या हमारे देश के कोर्ट खत्म हो गए क्या? और केवल एक अपराधी है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। इन आरोपों के दागे जाने के बाद पलटवार भी खम ठोक कर किया गया है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के मसले को मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है। वो चाहे पश्चिम बंगाल के हों, चाहे तेलंगाना के हों और चाहे वो यूपी के कोई नेता हों, उनसे लोग सवाल पूछ रहे हैं। जब उमेश पाल की हत्या हुई तब इनको दर्द नहीं हुआ। एक हत्यारा जब पुलिस के जवानों पर हमला कर रहा है, गोली चला रहा है और जवाबी कार्रवाई में वो हत्यारे मारे जाते हैं तो इनको दर्द होता है। ऐसे इश्यू पर राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए।
रिलीजियस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, रिलीजियस इश्यू नहीं बनाना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर इश्यू है, ये एडमिनिस्ट्रेशन इश्यू है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद का एनकाउंटर एक दर्ज हकीकत है। इस पर सवाल उठाना किसी का भी हक हो सकता है, लेकिन इसका सख्त जवाब असद के साथ एनकाउंटर में मारे गए दूसरे आरोपी मोहम्मद गुलाम की मां से सुनिए। अब हमारे हिसाब से तो गलत नहीं किया। जब किसी को तुमने मारा गलत किया है, जो तुम्हारे पर कोई आया तो हम कहते गलत किया है, सही किया है। चल रही है उनकी पत्नी जो है वो जा रही है बॉडी को रिसीव। हाँ, उसकी पत्नी का हक है ना, हम उनको मना भी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी पत्नी है, वो हमसे अलग भी है। वो ले आ सकती है तो हम उनको रोक भी नहीं सकते, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम नहीं लेंगे। सच ही कहा गया है कि अपराध की दुनिया बेहद जालिम होती है। यहाँ बेगुनाहों का खून बहाने वालों को मौत के बाद भी मां का आंचल नसीब नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये पहला मौका है जब अतीक अहमद के परिवार का कोई सदस्य एनकाउंटर में मारा गया हो। इस मुठभेड़ के बाद अतीक अहमद का आत्मविश्वास टूट चुका है, लेकिन अब हम आपको असद की कहानी बताने जा रहे हैं। कैसे पढ़ाई लिखाई में तेज लड़का जुर्म की दुनिया में मजबूती से अपना पांव पसार रहा था, ये देखिए। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन ये तस्वीर बेहद खास है। अतीक और अशरफ की आंखों में बेटे असद की मौत के आंसू हैं। बेटे की मौत के बाद अतीक अपनी भावनाओं पर संतुलन खो चुका है। वो अपने बेटे की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार बता रहा है। अपने सबसे चहेते बेटे असद की मौत पर माफिया डॉन अतीक अहमद फूट फूट कर रो पड़ा और इसके लिए खुद को जिम्मेदार बताया। लेकिन कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुई। 21 साल की उम्र में पुलिस से 49 दिनों तक भागने वाले असद की कहानी किसी फिल्मी विलन से कम नहीं थी। बाहुबली अतीक अहमद के सभी 5 बेटे लखनऊ के एक नामी स्कूल में पढ़ते थे। असद पढ़ने में अव्वल तो था, लेकिन स्कूल के दिनों से ही उसका तौर तरीका सामान्य बच्चों से अलग दिखने लगा था। ये वीडियो 2016 का बताया जा रहा है। एक समारोह में अतीक का बेटा गोली चला रहा है और चाचा अशरफ उसे फायरिंग की ट्रेनिंग दे रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि असद एक ऐसे परिवार में पला बढ़ा जहां फायरिंग पर परिवार की ओर से शाबाशी मिलती है। लेकिन असद के जुर्म की असली कहानी शुरू हुई 2018 से। 2018 में अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर सुर्खियों में आया था। उस समय उमर पर लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल के अपहरण का आरोप लगा। अतीक के दूसरे नंबर के बेटे अली के खिलाफ भी हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के मामले दर्ज हुए। जांच एजेंसियों ने दोनों भाइयों पर इनाम घोषित किया था। दोनों भाइयों ने एनकाउंटर के डर से आत्मसमर्पण कर दिया था। बताया जाता है दोनों भाइयों के सरेंडर करने के बाद असद ने गिरोह की बागडोर संभाल ली थी और जुर्म की दुनिया में अपना पांव जमा लिया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सफेद क्रेटा कार में सवार एक युवक तेजी से निकलता है और उमेश पाल पर धड़ाधड़ गोली चलाना शुरू कर देता है। गोली चलाता हुआ ये शख्स असद ही था। खास बात यह है कि असद पर पहले से कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। 24 फरवरी को प्रयागराज की सड़क पर उमेश पाल के दिन दहाड़े हत्या के बाद असद अहमद अब यूपी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। असद आधा दर्जन शूटरों की अगुवाई कर रहा था। असद के लिए अतीक अहमद ने सपने बुन रखे थे। कहा जाता है कि जिस मेरठ में अखलाक के घर असद को पनाह मिली, उसी अखलाक की बेटी से असद का निकाह होने वाला था। अखलाक और उसकी पत्नी आज जेल में है और असद मिट्टी में मिल चुका है।
माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को आज दफन किया जाएगा। दूसरों के लिए गड्ढा खुदवाने वाले अतीक के लिए खुद ब खुद गड्ढा तैयार हो जाएगा, ये अतीक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और इस पछतावे को लेकर अब अतीक इसे बदल भी नहीं पाएगा और आज उसका बेटा सुपुर्दे खाक हो जाएगा। असद को आज मिट्टी में दफन किया जाएगा, लेकिन अतीक अहमद ने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला एक दिन खुद अपनी करनी पर पछताएगा और वो चाहकर भी कुछ नहीं बदल पाएगा।